नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर निहाल मसूद के साथ कैंसर के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कैंसर के मुतालिक बात हो रही थी और आपने बताया मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स होते हैं और बात पहुंची थी तशख़ीस तक, तो उसके आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी इलाज की बात की जाती है तो स्टेजिंग का वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाता है। कितनी स्टेजेस होती हैं जी, कैंसर की? आमतौर से पेशेंट भी ये पूछते हैं कि जी मेरा कौन सी स्टेज का है, तो वो आमतौर से कैंसर की यूजुअली 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी स्टेज का मतलब ये है कि कैंसर अगर लंग कैंसर है तो लंग से फैलकर वो जिगर, हड्डियों में या ब्रेन तक में चला गया है, जी चौथी स्टेज होती है। लेकिन चौथी स्टेज का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, ये तमाम स्टेजेस ट्रीटेबल हैं। और जब पेशेंट हमारे पास आता है डायग्नोस होकर, तो हम सबसे पहले स्टेजिंग वर्कअप कराते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं। जिस तरह से आपका कोई अगर दुश्मन है तो आप दुश्मन को पहले देखते हैं कि दुश्मन की फ़ौजें कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, इसकी एक्सटेंड क्या है, ताकि आप जब ये आई मीन कैंसर ट्रीटमेंट इज़ अ वॉर, एक तरह की जंग है। तो उस जंग से पहले आप देखते हैं कि जी उसके पास क्या क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो उसके लिए आप सीटी स्कैन कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि उसका दिल कितना सही कंडीशन में है, जिगर का फंक्शन कैसा है, गुर्दे के फंक्शन कैसे हैं, कि जो ट्रीटमेंट आप देंगे वो किस तरह से झेल लेंगे। तो फिर जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब आप स्टेज करते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज। जिस तरह से लंग या ब्रेस्ट कैंसर है तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में कैंसर उसी ऑर्गन में होता है, यानी कि ब्रेस्ट में ही होता है या फेफड़े में ही होता है, उससे थोड़ा सा निकल कर लिम्फ नोड्स में गया होता है तीसरी स्टेज तक। फिर चौथी स्टेज के अंदर वो उससे भी इसीलिए स्ट्रेस करते हैं कि अगर डायग्नोसिस अगर पहली स्टेज पर डायग्नोस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है और चौथी स्टेज के ऊपर डायग्नोस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, इसके मामले में इलाज की क्या तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं अमूमन, और कौन सी जिद्दत आ चुकी है अब तक, क्योंकि मेडिसिन की फील्ड दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस पर तो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि जिसके अंदर हम लोग ये जो डेवलपमेंट्स आई हैं, हर लेवल पर डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेकिन ये कि जो लोग इस ट्रीटमेंट से गुजरे होंगे या जिनकी फैमिली में अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उनको ही पता होगा कि ये ट्रीटमेंट कितनी, ये सब चीज़ें कितनी महंगी हैं। इट कम्स विद अ कॉस्ट और दैट मेक्स द पॉइंट कि हमारे मुल्क में चैरिटेबल हॉस्पिटल या सब्सिडाइज हॉस्पिटल जहाँ कैंसर की केयर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजी और वो जो सब बातें हमने की, उसके बाद जब ट्रीटमेंट का मरहला आता है तो अगर किसी का सिर्फ लंग में एक गुठली है या ब्रेस्ट में एक गुठली है या जिगर में गुठली है या मैदे में गुठली है, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जन से शुरू होता है और सर्जन उसको ऑपरेट कर निकाल देता है। और एक ख़ास, तो और ये हर किसी सर्जन्स नहीं करते, इसके लिए ख़ास सर्जन्स होते हैं जिनको कैंसर की ऑपरेशंस का एक्सपर्ट होते हैं या एक्सपीरियंस होता है और वो ख़ास तरह से करते हैं। उसके अंदर होता ही है कि वो गुठली के साथ साथ लिम्फ नोड्स भी निकालते हैं और फिर जब पैथोलॉजी रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि उसकी स्टेज क्या थी असल में, कि दूसरी, तीसरी, चौथी क्या स्टेज थी। और फिर ब्रेस्ट कैंसर है जिस तरह से, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आम तौर से ऑपरेशन के बाद फिर उनको ट्रीटमेंट बाद में मिलता है। लंग कैंसर में बाद में ट्रीटमेंट मिलता है ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के अंदर भी नई नई तरह की टेक्निक्स आ गई हैं। जिस तरह से कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर के अंदर आपको फिर पूरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस आ गए जिसमें आप वो जो कैमरे से डालकर होल कर से आप ऑपरेशन कर लेते हैं। हर कैंसर में नहीं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स के अंदर डेवलपमेंट्स आ गई। उसके लिए सर्जन्स, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं जो ट्रेंड हैं और ये सारी चीज़ें कराची में कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ये देखने की कि वेदर इनको कीमोथेरेपी लगनी है कि नहीं। आमतौर से इससे पेशेंट्स काफ़ी जान निकलती है और परेशान होते हैं, विच आई डू नॉट ब्लेम देम, क्योंकि एक चीज़ जिसके बारे में पता नहीं है उनको। लेकिन जिस चीज़ का ज़्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं होता है वो ये कि कीमोथेरेपी के फ़ायदे कितने हैं। ये इस कदर कड़वी गोली है कि जिसका खाना ज़रूरी है अगर आप कैंसर से क्योर चाह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 100% आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं, 100% करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ट्राई करते हैं कि जी आप उनको कीमोथेरेपी बाद में दे दें। तो उसके बाद कीमोथेरेपी में डेवलपमेंट्स बहुत सारे आए हैं। पहले ज़माने के अंदर शॉर्ट गन अप्रोच थी कि जी किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है उसको एक पुरानी टाइप की कीमोथेरेपी मिल गई, जिससे तबीयत ख़राब हुई, लंबे अरसे के लिए मुंह में छाले, उल्टियाँ, डायरिया, मतली, नौजिया, वॉमिटिंग, बाल का झड़ना। अब जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं, उनको ऑन्कोटाइप DX ऐसे कहते हैं। उसमें करते ही हैं कि आप एक जो आपके कैंसर का टुकड़ा एक मशीन में डालते हैं और मशीन बता देती है कि आपका कैंसर के वापस आने का रिस्क कितना है।
लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, हाई रिस्क है। और अगर आप लो रिस्क होते हैं तो आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसे टेस्ट आ गए जो कि बता सकते हैं कि वेदर आपको कीमोथेरेपी मिलनी है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट अभी तक सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर और स्टेज 2 सेकेंड स्टेज के कोलन कैंसर में आए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट के लिए आपको सैम्पल अमेरिका भेजना पड़ता है, जो तकरीबन $3,000 to $4,000 इसकी कॉस्ट आती है। तो बहुत कम पेशेंट्स के लिए इसको अफोर्ड करना पॉसिबल है। उसके अलावा कीमोथेरेपी में बहुत मॉडर्न तरह की आ गई हैं कीमो, जिससे ट्रीटमेंट आसान भी हो गया है। और कीमोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी का जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मतली और उल्टी की दवाएं बहुत अच्छी आ गई हैं, जो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम कम हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स में कमी आती है, तो वाइट सेल्स कम करने से बचाने के लिए इंजेक्शंस आ गए जिसको आप देते हैं कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। तो उसके अलावा टारगेटेड थेरेपीज़ बहुत सी आ गई हैं जो कि कैंसर को टारगेट करते हैं और टारगेट कर कर उसको मारते हैं, वहाँ से ख़त्म किया जाता है। उससे होता यह है कि कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, यानी कि अगर आपने जो शॉटगन अप्रोच है कि अगर एक बर्ड बैठा हुआ है दरख्त पर और आपने शॉटगन से मारा है तो बर्ड के साथ साथ दरख्त के पत्ते भी टूटते हैं, शाखें भी टूटती हैं, दरख्त को भी डैमेज होता है। तो अगर आपने बिल्कुल ताक कर उसी बर्ड को मारना है तो सिर्फ बर्ड ही मरेगा और डैमेज नहीं होगा मेडिसिन की तरफ। तो अब ये टेलर जो दवाएं, डिज़ाइनर जिसको आप कहते हैं दवाएं, ये आ रही हैं और इसके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर बहुत सारी दवाएं हैं। जो आज जिस तरह से लंग कैंसर है, अब लंग कैंसर के अंदर एक ख़ास तरह का कैंसर है जिसके लिए टेस्टिंग करते हैं। कोलन कैंसर है, उसके अंदर आप एक ख़ास तरह का टेस्ट करते हैं और आप जीन्स को देखते हैं कि उन जीन्स की म्यूटेशन है या नहीं है, और अगर है तो एक दूसरी तरह की दवा है लंग कैंसर के अंदर। बल्कि लंग कैंसर के अंदर तो ये है कि पहले ज़माने में अगर किसी को स्टेज 4 कैंसर है, चौथी स्टेज का, उसको फिर कीमोथेरेपी ही मिलती रहती थी। लेकिन अब आजकल ऐसा टेस्ट आ गया जो अगर आप टेस्ट करा लें जी तो उसको एक गोली मिलती है और वो गोली से पेशेंट के बहुत सारे साल निकल जाते हैं ट्रीटमेंट से। एंड पेशेंट वो एक गोली खाते हैं और कीमोथेरेपी लगाने की ज़रूरत शुरू में नहीं पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से एक और चीज़ का नाम अक्सर बेशतर आता है कैंसर ट्रीटमेंट में, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी जी, क्या ये हर कैंसर पर काम करता है या कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये कितना मुस्बत रहा? जी देखिए, जिस तरह से मेडिकल साइंस में तरक्की आ रही है तो उस वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की करने की जो इंडिकेशंस थी वो निस्बतन उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन अभी तक कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसके अंदर नंबर 1 बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया है, यानी कि हड्डी का गुदा काम करना छोड़ दे, तो उसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही वाहिद तरीका है जो कि क्योर है। ब्लड कैंसर्स हैं, लिम्फोमा है, माइलोमा है, हॉटकिन्स खून से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी कैंसर हैं, खून और लिम्फ नोड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने कैंसर्स हैं, उसके अंदर इस वक्त भी जो ट्रीटमेंट है जो कि पोटेंशियली क्यूरेबल ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये सहूलत सेंटर्स में है, कराची में भी सेंटर्स हैं और पिंडी में भी हैं जहाँ पर ये सहूलत मौजूद है और पेशेंट्स को उनकी कंट्री में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। और मैं ख्याल में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को छोड़कर इस वक्त तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, तो किसी पेशेंट को पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ट्रीटमेंट की नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ख़ुद अपने ऑप्शन से जाना चाहें बाहर। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कैंसर के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।